सो हे एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो आई होप कि आप पिछले लेक्चर अटेंड करके आए हो। अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं करे तो प्लीज़ सबसे पहले जाओ इन लेक्चर को अटेंड करके आओ, बिकॉज तभी आपको इस लेक्चर में समझ आने वाला है। अदरवाइज सब कुछ आपके ऊपर से सीधा 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पहले जाओ इसके लेक्चर्स देख के आओ। तो आज मैं इस चैप्टर को टोटली ख़त्म करने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं एंड ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद भी मैंने आपको रिवाइज भी करवाना है, फिर MCQ भी लिखवाने हैं, तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज इस चैप्टर को ख़त्म करे बिना नहीं जाऊँगा। तो आप प्लीज़ जाओ पिछले लेक्चर्स देख के आओ अगर नहीं देखे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा मैं फास्ट करने वाला हूँ, बिकॉज टाइम बहुत कम है। नीट का एग्ज़ाम बस आने वाला है एंड सिलेबस बहुत पड़ा है अभी। तो चलो अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड डिवीज़न का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मियोसिस 2। लेक्चर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट मियोसिस एंड मियोसिस 1 कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस बेसिकली टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीज़न जिसमें जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो आफ्टर मियोसिस 1 कितने रह जाएंगे, सिर्फ 15, वो हाफ में रिड्यूस हो जाएंगे। एंड जो सी मियोसिस 1 है वो सिर्फ कौन से सेल्स में होती है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। मैंने आपको बताए थे कुछ इसके फीचर्स जो आपको याद रखने हैं, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर मैंने आपको बताया था मियोसिस में कौन कौन से मैकेनिज्म चलते हैं, है ना। हमारे पास 2 तरह की मियोसिस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में वो सारे फेज चलते हैं जो माइटोसिस में चलते हैं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे मियोसिस 2 में चलता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज 1 में। ठीक है, मियोसिस 1 माइटोसिस से बहुत अलग चलती है एंड मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 1 में क्या होता है, हमारे पास जो सी प्रोफेज स्टेज है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू दी 5 स्टेजेस। कौन कौन सी, लता जा पानी दे दे, डैट मीन्स लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फिर डाइकाइनेसिस के बाद होता है स्टार्ट मेटाफेज। ऐसे हमारे पास इसमें इवेंट्स चलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन के बारे में बताया, फिर पैकेटीन के बारे में बताया, फिर डिप्लोटीन के बारे में बताया, फिर डाइकाइनेसिस के बारे में बताया। फिर आपको मैंने उसके बाद रिवाइज करवाया था सब कुछ। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, फटाफट देख लो। अब जैसे कि आप सबसे पहली इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है कि जो से क्रोमोसोम्स थी उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डैट मीन्स कि वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं लैप्टोटीन स्टेज में। फिर जाइगोटीन में क्या होता है, उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो पेयरिंग कैसे होती है, वो साइनेप्सिस कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पैकेटीन में इनकी पैकेजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पैकेजिंग कैसे, इन दी सेंस कि ये और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, एंड पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है हमारे पास क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन पैकेटीन। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सा वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो फॉर्म ले लेता है किसकी, चियास्मेटा की। ठीक है, फिर डाइकाइनेसिस में क्या होता है, हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा तो इसमें से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, तो जाके कहाँ पे लगेंगे, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर में। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मेटाफेज 1 के साथ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि डाइकाइनेसिस में क्या हुआ कि जो से सेंट्रियोल्स थे, है ना, उनकी क्या डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जब वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुए तो अब जा रहे हैं टू दी अपोजिट एंड्स। ठीक है, अब अपोजिट एंड में जैसे जैसे वो जा रहे हैं वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, वो बना रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो अब जोन से वो स्पिंडल फाइबर्स है, देखो इस डायग्राम में देखो ध्यान से, अब जोन से वो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, वो बाइंड करेंगे कहाँ पे, एट द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे क्या बाइंड कर गया, आगे स्पिंडल फाइबर, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, सो मेटाफेज में क्या हुआ, मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, ये जो सा डायग्राम है पहले वाला, ये है मेटाफेज इन माइटोसिस, एंड जो सा ये सेकंड वाला है ये है हमारा मियोसिस का। अब इसमें क्या था, मेटाफेज में, अब माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हो रहा था, जो सा स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो रहा था एक क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या अटैच हो रहा था, क्या अटैच हो रहा था, स्पिंडल फाइबर। पर मियोसिस में क्या होता है, जोन सा
स्पिंडल फाइबर है वो दोनों क्रोमोसोम्स पे बाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइटोसिस में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर बाइंड कर रहा था। मियोसिस में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर के मतलब क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर स्पिंडल फाइबर आके बाइंड करता है। बस ये डिफरेंस है जो आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसके नोट्स में बता देता हूँ फटाफट। अब माइटोसिस 1 में क्या हुआ कि जौन से बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, वो क्या, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि माइटोसिस में जौन से क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ पे आके अलाइन हो रहे थे, इक्वेटोरियल पे ना। तो ऐसे ही सेम इसमें होगा मेटाफेज 1 में, जौन से क्रोमोसोम है वो कहाँ पे अलाइन होंगे, वो अलाइन होंगे एट दी इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे वो जैसे ही अलाइन होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, मेटाफेज प्लेट, जैसे वहाँ पे बोला था, है ना। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, मियोसिस में वहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम आ रहा था एट दी इक्वेटोरियल प्लेट, बट मियोसिस 1 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं जो कि अलाइन हो रहे हैं कहाँ पे, एट दी इक्वेटोरियल प्लेट। डैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेयर ऑफ homologous chromosomes align at the equatorial plate। ठीक है, समझ गए इतनी बात। एंड दूसरी चीज क्या, एक मिनट, एंड दूसरी चीज़ ये कि माइटोसिस में क्या था कि एक स्पिंडल फाइबर बाइंड हो रहा था सिंगल क्रोमोसोम पे, सॉरी आई मीन दो स्पिंडल फाइबर। ठीक है, दो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बाइंड हो रहे थे, सिंगल क्रोमोसोम पे। ठीक है, बट मेटाफेज में क्या हो रहा है कि दो स्पिंडल फाइबर बाइंड हो रहे हैं एट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, एट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि दो क्रोमोसोम्स के ऊपर बाइंड हो रहे हैं दो स्पिंडल फाइबर इन मियोसिस 1। एंड माइटोसिस में क्या हो रहा था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दो स्पिंडल फाइबर आके बाइंड हो रहे थे। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ वरना आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएगा बाद में जब मैं आपको इसके नोट्स भेजूँगा। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं स्किन कलर, अबे या ब्लू कर देता हूँ, है ना, स्किन से अच्छा है क्योंकि स्किन आपको फिर दिखेगा नहीं। ठीक है जी, सो क्या, अब जो से बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो रहे हैं ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, और जो से माइक्रोट्यूब्यूल है, द माइक्रोट्यूब्यूल from the opposite pole of the spindle, ये हो रहा है अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ गए, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोजिट पोल से आ रहे हैं दो स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच हो रहे हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक आ रहा है ऊपर से, एक आ रहा है नीचे से, और ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, एट द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये था हमारा क्या, मेटाफेज 1। अब हम पढ़ते हैं एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, अब माइटोसिस के एनाफेज 1 में, अब माइटोसिस के एनाफेज में बताओ क्या हो रहा था। अब माइटोसिस के एनाफेज में क्या हो रहा था कि जौन से स्पिंडल फाइबर है
वो अब क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे जो से क्रोमाटिड्स है वो अपोजिट पोल की तरफ आ रहे थे। वैसे सेम एनाफेज 1 में होगा मियोसिस 1 के। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस इसमें एक डिफरेंस है क्या, कि वहाँ पे क्रोमाटिड कॉन्ट्रैक्ट होकर दूसरे अपोजिट पोल पे आते थे विद द स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोजोम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा क्रोमोजोम आएगा टू दी अपोजिट पोल। अब इसी को, अब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन को एक दूसरे से जब ये सेपरेट होंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एंड ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूँ। अब एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, है ना, कि जौन से होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ऊपर देखो, ऊपर क्या था, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एंड जौन सी जीन्स की लोकेशन है वो भी सेम है, बस इसके एक क्रोमाटिड पे जौन सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है इन दी प्रोफेज 1 बाय क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो वही अब क्या होगा ना फेज 1 में, अब ये होमोलोगस जो सा क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है एंड जा रहा है कहाँ पे, टू दी अपोजिट पोल। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि जौन सा होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, जौन से होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, पर क्या क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जौन से क्रोमाटिड्स है वाइल सिस्टर क्रोमाटिड्स रिमेन अटैच्ड टू देयर सेंट्रोमियर। ठीक है, सेपरेट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स, पर सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, वही हमने पढ़ा था एनाफेज में, क्या वहाँ पे क्रोमाटिड्स अलग हो रहे थे, है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं। अब जौन सी ये प्रोसेस है क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने की, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सारे लॉ ना आप आगे जाके इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो क्लास 12 के। ठीक है, तो टेंशन मत, बस इन लॉस को याद रखना, आगे जाके फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर क्लास में आपसे पूछे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करना, सबसे पहले बोलना, आपकी क्लास में नंबर बनेंगे बेटा सबसे ज़्यादा, आपकी फिर क्लास में वाह वाह हो जाएगी कि वाह बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बिना पढ़े ही पता है। ये होते हैं बच्चे, होशियार बच्चे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी क्लास में नंबर बने ऐसे ही, है ना, तो क्लासेस को ध्यान से देखो एंड ध्यान से सुनो एंड ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यही टाइम पीरियड है जो डिसाइड करेगा आपका नीट में सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप अभी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 12th में जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो और ध्यान से चीज़ों को सुनो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे बताओ मुझे आपको क्या समझ नहीं आया या फिर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ताकि मैं उस आपके डाउट को और इलेबोरेट करके आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलो लेक्चर वापस आते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कि क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग होना, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कि क्रोमोसोम्स, एक मिनट, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, एंड फिर क्रोमोसोम्स जोन से है वो सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, अब आप सोचो कि ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सा क्रोमोसोम है वो तभी सेपरेट होगा जब दूसरा क्रोमोसोम सेपरेट होगा।
वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए जौन सी क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो क्या इंडिपेंडेंटली होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो से सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है क्रोमोसोम्स की जो इंडिपेंडेंटली हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। डैट मीन्स कि क्रोमोसोम की सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड जो से क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंटली, एंड उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। डैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स की सेपरेशन किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से कभी भी, ठीक है। पर ये सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है कि सही ही हो हमेशा, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास टोटल थे 138 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब 138 क्रोमोसोम्स थे आपके पास। अब जब इसकी मान लो कि प्रोफेस 1 प्रॉपरली हो गया, ठीक है, फिर आया मेटाफेस 1, अब मेटाफेस 1 भी प्रॉपरली हो गया। पर अब जब एनाफेस 1 आया, एनाफेस 1 में क्या हुआ कि जो सी क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला जोन सी डिवीज़न हुई उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। डैट मीन्स कि हमारे पास नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, किस में होते हैं, इन नॉर्मल पर्सन। अब एनाफेस 1 में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाई, जिससे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। डैट मीन्स कि एक डिवीज़न में आपके पास 47 क्रोमोसोम्स आ गए। अब जब इसमें क्रोमोसोम बढ़ गया तो अब इसमें डिसीज़ हो जाएगा। वो डिसीज़ कौन सा होगा, ट्राइसोमी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। आई होप कि आपने अपने आसपास कभी ना कभी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे होंगे, है ना, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, जो दिखने में थोड़े अब नॉर्मल होते हैं, उनकी हाइट भी छोटी होती है, हमेशा हंसते रहते हैं, एंड उनकी आवाज़ भी साफ तरीके से नहीं निकल पाती, ठीक है। तो दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्राइसोमी, इसीलिए वो ऐसे होते हैं। तो कभी भी लाइफ में आपने ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। कभी भी लाइफ में कोई भी बच्चा जो अब नॉर्मल है वो खुद अपनी मर्ज़ी से अब नॉर्मल नहीं हुआ यार, भगवान, अब नेचर ने उसको ऐसा बना दिया तो उसमें उसकी क्या गलती। अब चाहे वो बच्चे ऐसी बीमारियों से निकल के गूंज रहे हो लाइक ट्राइसोमी या फिर टर्नर सिंड्रोम, या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर है या कोई भी गे पर्सन है, कभी भी लाइफ में उस पर्सन का मजाक नहीं बनाना भाई, ठीक है, कभी भी। कल को ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा निकल जाए, फिर आप क्या करोगे, मजाक बनाओगे उसका भी नहीं ना। सो ट्रीट देम विद लव, उनको बस प्यार चाहिए यार, और क्या चाहिए। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपके आसपास ऐसे बच्चे दिखे, ठीक है, तो उनको कभी भी नफ़रत मत दिखाओ, ट्रीट देम विद लव एंड केयर, ठीक है। तो अगर आपके पास सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हुई, आपके पास एक नंबर बढ़ गया क्रोमोसोम्स का, तो क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। अब अगर एक नंबर आपके पास कम हो गया, डैट मीन्स कि 46 क्रोमोसोम की जगह आपके पास कितने 45 क्रोमोसोम्स हो गए, तो उससे क्या होगा, इट विल कॉज टू टर्नर सिंड्रोम। लाइक ये सिर्फ इन फीमेल्स देखा जाता है, ओनली इन फीमेल्स। क्या होता है कि जो से नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक कम हो जाता है, 46 की जगह 45 आ जाता है। अब जैसा आप इमेज में देख सकते हो, अब जो सी फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम से गुजरती है वो बेसिकली उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है, दे हैव अ वाइड शोल्डर, ठीक है, एंड जॉइंट्स में भी थोड़ी उनकी दिक्कत होती है, एंड दे आर शॉर्ट इन हाइट्स, एंड उनके जो से जॉइंट्स है दे आर लिटिल स्वोलन, ठीक है। तो ये कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम वाले हैं, ठीक है जी। तो ऐसा होता है। देन
इसी के साथ हमारा एनाफेज 1 होता है ख़त्म। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया आपको, माफ़ करना, कि जब एनाफेज 1 में जब सेग्रीगेशन होगी क्रोमोसोम्स की, है ना, तो जब ये क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशन किस चीज़ के कॉम्बिनेशन बनते हैं? जीन्स के और एलील्स के, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार कि अगर आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पूछ लेना एग्ज़ाम में, तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, 2 की पावर n। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक क्वेश्चन मिला कि ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब कैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि जैसे अब सपोज़ करो कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं? एलील्स और जीन्स। और फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम के पास क्या जीन है? डी। इसके पास क्या है? डी। इसके पास क्या है? बी। इसके पास क्या है? कैपिटल बी। इस वाले के पास क्या है? कैपिटल ए। इसके पास क्या है? स्मॉल ए। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, अब ये जो से जीन्स है ना, डी बी ए, अब इनसे आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे उस सब में क्या होगा कि उतनी ही जेनेटिक वेरिएशंस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इस क्रोमोसोम से मिलके बन सकता है डी डी या फिर डी हो डी। इसमें क्या है? इसमें डोमिनेंट है कैपिटल डी, इसमें रिसेसिव है कैपिटल डी। इसका क्या बन सकता है? बी बी और बी बी। इसका क्या बन सकता है? ए या फिर ए। मतलब ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्लास 12th में ना आप लोग पढ़ोगे सब कुछ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ही पढ़ने हैं। अगर मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे बताने लगूँगा ना, आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रही यहाँ पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको जितना सिंपल हो सके मैं उतनी तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप कॉम्बिनेशन समझ के होंगे। अब जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी जेनेटिक वेरिएशंस होगी, मतलब कि उतना ही आपकी जो सी आने वाली जनरेशन है उसमें उतने ही चेंजेस आएंगे, वो उतनी ही अलग होगी। अब फॉर एग्जांपल कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे? आप ट्रिक यूज़ करोगे 2 की पावर n वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब 2n क्या है यहाँ पे? पेयर, किसके पेयर है? क्रोमोसोम्स के, जितने भी पेयर है क्रोमोसोम्स के। यहाँ पे कितने हैं? 23 है, तो 23। अब 2 की पावर 23, डैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2 23 टाइम्स, डैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 529। तो इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ह्यूमंस के अंदर। कितने? 529। तो जितने भी नंबर ऑफ पेयर है उसको 2 से क्या कर दो? 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। डन है जी। तो एनाफेज में हमने क्या पढ़ा? एनाफेज में हमने पढ़ा सेग्रीगेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, एंड उसमें हमने थोड़ा पढ़ा एनीप्लॉइडी के बारे में भी, जिससे क्या टर्नर सिंड्रोम और ट्राइसोमी के बारे में हमने पढ़ा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दी टेलोफेज 1। अब माइटोसिस के टेलोफेज में क्या हो रहा था? माइटोसिस के टेलोफेज में कैरियोकाइनेसिस हो चुकी थी एंड इनिशिएट हो गई थी साइटोकाइनेसिस, और उसकी जो सी न्यूक्लियर एनवलप है वो दोबारा बननी स्टार्ट हो गई थी एंड सेंट्रल डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गई थी। वो सारे इवेंट्स किस में होते हैं? सेम इवेंट होते हैं हमारे टेलोफेज 1 में। इसमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है तो साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और जोन सी जब कैरियोकाइनेसिस हुई तो जोन सी न्यूक्लियर एनवलप है वो बनना क्या हो जाएगी? स्टार्ट, धीरे धीरे करके। एंड जोन सी सेंट्रियोल है उनकी डुप्लीकेशन होगी एंड वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे जाना कहाँ? टूवर्ड्स दी पोल,
ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स जो हमारे माइटोसिस के टेलोफेज में चलते थे वही सेम चलेंगे टेलोफेज के 1 में। समझ गए? दो लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस इनिशिएट, और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी तो उसके बाद क्या होगा, सेल 2 पार्ट में टूट जाएगा एंड जो से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे इसमें हाफ में। अब साइटोकाइनेसिस से पहले क्या होता है, इसमें इंटरकाइनेसिस होता है। डैट मीन्स कि इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, सेंट्रियोल डबल होते हैं, ठीक है, एंड डीएनए कंडेंस हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट फेस है, वेरी शॉर्ट फेस। ठीक है। सो आफ्टर इंटरकाइनेसिस, अब जब इंटरकाइनेसिस हो जाएगा, आफ्टर इंटरकाइनेसिस क्या हो जाती है अपने पास, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना। ठीक है। तो आफ्टर टेलोफेज 1 हमारे पास होती है क्या, इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस के बाद क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस, और इसी के साथ हमारा मेटाफेज 1 सक्सेसफुली होता है ख़त्म। अब अगर सॉरी मेटाफेज कह रहा हूँ, म्योसिस 1। अब अगर म्योसिस 1 के, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसका आंसर देना। अगर म्योसिस 1 के एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी। एंड सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमारे पास प्रोफेज 1 का जोन सा लेप्टोटीन फेस है उसमें क्या होता है एंड जाइगोटीन फेस में क्या होता है, मुझे बताना फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी म्योसिस 1 होती है ख़त्म। ठीक है। एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्योसिस 2। अब म्योसिस 2, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि म्योसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। अब जैसी माइटोसिस होती है वैसी म्योसिस 2 होती है ना। अब जो सी म्योसिस 2 है ये कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन। इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। कैसी डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर म्योसिस 1 आए, डैट मीन्स कि सपोज करो कि आपके पास पहले 30 क्रोमोसोम्स थे, है ना। तो जब म्योसिस 1 हुई आपके पास आ गए 15 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 15 और 15 दोनों सेल्स में 15-15 आ गए। अब जब म्योसिस 2 होगी, अब म्योसिस 2 में क्या होगा कि जो से आपके पास 4 डॉटर सेल आएंगे उन सब में कैसे कैसे क्रोमोसोम होंगे, 15-15-15 आफ्टर म्योसिस 2। ठीक है। इसीलिए म्योसिस 2 में कैसी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, एंड म्योसिस 1 में कैसी होती है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है जी। अब म्योसिस 2 में भी सेम फेज चलते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब बस ये डिफरेंस है कि इसका प्रोफेज सेम है एज माइटोसिस का प्रोफेज। ठीक है, इसके प्रोफेज में कोई भी दूसरे फेज नहीं आते। अब जैसा हमारा माइटोसिस के प्रोफेज में होता था क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ठीक है, और क्रोमोसोम जोन से वो और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं, वैसे सेम होता है हमारे प्रोफेज 2 में ऑफ म्योसिस 2। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमारे क्रोमोसोम्स क्या कंडेंस हो गए और जोन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई। ठीक है जी। तो उसके बाद आएगा मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा कि जोन से सेंट्रियोल है वो जाएंगे टू दी अपोजिट पोल पहुंच के, और वो ऊपर जाते जाते स्पिंडल फाइबर को रिलीज करते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर जोन से हमारे क्रोमोसोम्स थे उसको पुश करती है टूवर्ड्स दी इक्वेटोरियल एक्सिस, और वो क्या बनाती है, मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट।
ठीक है। अब मेटाफेज 1 में क्या था कि दो स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पिंडल दो स्पिंडल एक क्रोमोसोम के ऊपर है, जैसा कि हमारा माइटोसिस में होता था, है ना। वैसा ही सेम किस में है, मेटाफेज 2 में। अब मेटाफेज 1 में क्या था, दो स्पिंडल फाइबर्स दो क्रोमोसोम के ऊपर थी, है ना। और माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था, दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम पे थी। वैसा ही सेम मेटाफेज 2 में होता है, क्या, दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम पे आकर बाइंड कर जाती है। और जो सी स्पिंडल फाइबर है कहाँ पे बाइंड करती है, ये बाइंड करती है एट दी सेंट्रोमियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 2 में कवर कर रखी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ जाके लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 देख के आओ, तभी आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब जो से क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या आता है, एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होता है कि जो से स्पिंडल फाइबर है वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो से क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड है, सिस्टर क्रोमाटिड्स है, वो एक दूसरे से सेपरेट होके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सी हमारी स्पिंडल फाइबर थे वो हो गए क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एंड यहाँ पे पहले क्या था, पहले हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम था, है ना। फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ से क्रोमाटिड निकल के चले गए टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट होके जा रहे हैं टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल, ठीक है। सो सेंट्रोमियर डिवाइड, क्रोमाटिड्स मूव टू दी अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। और यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टर क्रोमाटिड हो गए सेपरेट। अब मेटाफेज 1 में क्या हो रहा था कि होमोलोगस, जो से होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, पर सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ क्या, अटैच थे। कहाँ गया, हाँ इधर ही है, सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था कि जो से ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमाटिड्स नहीं, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि जोन से सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। बेसिक डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स है जो सेपरेट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जोन से सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो एक दूसरे से क्या, सेपरेट हो गए, ठीक है जी, डन है। फिर जब सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अब उसके बाद क्या आएगा, टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब क्या कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, कहाँ पे, एनाफेज 2 में। अब होगी क्या, साइटोकाइनेसिस। तो अब टीलोफेज 2 में क्या होगा कि जो सी न्यूक्लियर एनवेलप है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, ठीक है। क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस होने लग जाएंगे, एंड सेंट्रियोल है जो से वो भी एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे, एंड स्पिंडल फाइबर टोटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर। एंड जो सा हमारा साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे करके दो पार्ट्स में टूटने लगेगा बाय क्लीवेज, ठीक है जी। एंड जब वो प्रॉपरली साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो हमारा सेल दो पार्ट में सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जो सी साइटोकाइनेसिस है हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है सक्सेसिव एंड दूसरी होती है साइमल्टेनियस। अब हमारे मतलब कि एनिमल सेल में कौन सी साइटोकाइनेसिस चलती है, सक्सेसिव। प्लांट सेल में कौन सी चलती है, साइमल्टेनियस। अब जो सी सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मतलब कि वो कैरियोकाइनेसिस होती है उसी के साथ क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस। जो सी साइमल्टेनियस है इसमें क्या होता है, इसमें पहली होती है काइरोकाइनेसिस, जो सी साइटोकाइनेसिस है वो बिल्कुल लास्ट में होती है, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए आप, इस डायग्राम में देख सकते हो कि सेल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, साथ के साथ क्या, इसके बीच में एक वॉल बन गई, ठीक है। क्या मतलब कि सेल दो पार्ट में टूट गया। अब जब वो दो सेल डिवाइड हो गए आपस में तो उसके बीच में भी क्या, एक वॉल बन गई, ठीक है। तो मतलब कि वो सारी क्या, सक्सेसिव, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ठीक है जी। समझ गए इतनी बात। सक्सेसिव का मतलब क्या है कि जो सी हमारी डिवीजन है वो स्टेप वाइज होती है, ठीक है। मतलब कि पहले सेल डिवाइड होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, है ना, ऐसा चलता है। एंड साइमल्टेनियस में क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली चलती है, ठीक है, एक के बाद एक,
ठीक है जी, डन है। और इसी के साथ हमारा मेटाफेज और मियोसिस 2 होती है ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको माइटोसिस पता है तो वैसे ही सेम क्या है हमारे पास मियोसिस 2, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, बस डिफरेंस यहाँ पे एक चीज़ का आता है, क्या कि जो से यहाँ पे क्रोमेटिड्स है ना वो क्रॉसिंग ओवर वाले हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जोन से हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे क्रॉसिंग ओवर वाले हैं, दैट मीन्स इनकी क्रॉसिंग ओवर रखी है। तो अब जोन से हमारे पास डॉटर सेल बनेंगे ना वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम दी पेरेंट सेल, उसके सभी करैक्टरिस्टिक्स, बिकॉज उसमें क्या आ गई, उसमें आ चुकी है अब जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है जी, डन है। तो इसी के साथ हमारी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है कंप्लीटली ख़त्म। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस, ताकि आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई भी डाउट रहे। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस हमारी सिर्फ एक स्टेप में हो रही थी। ठीक है, और जहाँ पे अगर हम बात करें मियोसिस की तो मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, पहले होती है मियोसिस 1, उसके बाद होती है मियोसिस 2। अब माइटोसिस में कौन से फेज चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद क्या होती है साइटोकाइनेसिस। एंड मियोसिस में क्या होता है, हमारे पास फेजिस सेम चलते हैं, पर मियोसिस 1 के प्रोफेज में क्या होता है, हमारे पास 5 फेज और निकल के आते हैं, लता, जा, पानी, दे, दे, डाइकाइनेसिस, और ऊपर वाला डी क्या था, डिप्लोटीन। ठीक है जी, ये फेज चलते हैं। अब प्रोफेस में क्या हो रहा था, हमारे पास माइटोसिस के प्रोफेस में क्या होता था, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए एंड सेंट्रियोल जोन से है वो अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, माइटोसिस के में। एंड मियोसिस 1 के प्रोफेस में क्या हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट फेज चलते हैं, है ना, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लैप्टोटीन में क्या हो रहा था, वो फेज है जो रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को एंड रेप्लिकेशन को। जाइगोटीन में क्या हो रहा था, जाइगोटीन में हमारे पास पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई थी, किसकी, क्रोमोसोम्स की। डैट मीन्स कि जाइगोटीन में हमारे पास टेट्राड और बाईवैलेंट फॉर्म होता है। फिर आई थी पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स की पैकेजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है सेकंड इवेंट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जोन से दो क्रोमोसोम है वो अपने आपस का जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जब वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो जो सा हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्स शेप लाइक होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एंड आफ्टर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है कियासमेटा। ठीक है जी, एंड उसके बाद होती है हमारे पास क्या, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, हाँ सॉरी, जाइगोटीन में पैकिटीन में हमारे पास क्रोमोसोम्स जो से है वो आते हैं, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो उसको आपस में जोड़ के रखता है, पेयरिंग में हेल्प करता है। ये किस फेस में बनता है, ये बनता है जाइगोटीन फेस में, बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग होगी उधर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो कौन से फेस में कॉम्प्लेक्स बनता है, जाइगोटीन के फेस में कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर डिप्लोटीन में क्या हुआ कि जो सा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। डैट मीन्स कि जो से होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पर जो से चियासमेटा था वो उधर का उधर रहेगा, उसमें कोई भी डिटैचमेंट नहीं होगा। फिर डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस, डैट मीन्स कि अब जो से क्रोमोसोम्स थे वो टोटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो सा मियोसिस 2 का प्रोफेस था वो सेम होता है एज माइटोसिस, जो से इवेंट्स माइटोसिस के प्रोफेस में चलते हैं वही चलते हैं मियोसिस 2 के प्रोफेस में। डन है जी, फिर हम चलते हैं आगे, किसमें, मेटाफेस में। अब माइटोसिस के मेटाफेस में क्या होता है, इसमें जो से क्रोमोसोम्स है वो आ जाते हैं कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। वो इक्वेटोरियल पे कौन लेके आता है, स्पिंडल फाइबर्स, और वो क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेस प्लेट। एंड मियोसिस के मेटाफेस में क्या होता है, बताओ फटाफट। अब मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में क्या सेम इवेंट चलते हैं जो माइटोसिस के मेटाफेज में चलते हैं, बताओ।
ऑफ कोर्स बाबा, सेम चलते हैं। बस इसमें क्या डिफरेंस है, मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था, दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे थे किस पे, एक क्रोमोसोम पे। पर म्यूसिस वन के मेटाफेज वन में क्या हो रहा है कि दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर। डैट मीन्स कि दो क्रोमोसोम्स के ऊपर, बस ये डिफरेंस है और सब कुछ सेम है। ठीक है, फिर अब माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता था, अब जो से वो स्पिंडल फाइबर है वो एक दूसरे को स्ट्रेच करेंगे, एंड जो से क्रोमाटिड है, क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड है, ये होते थे हमारे पास क्या, ये पूरे को हम बोलते थे क्रोमोसोम, ये सिंगल को हम बोलते थे क्रोमाटिड। अब एनाफेज में क्या होगा कि जो से क्रोमाटिड है वो सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि क्रोमोसोम टूट के क्रोमाटिड में डिफरेंशिएट हो जाएगा इन एनाफेज, और क्रोमाटिड जो है वो कहाँ पे जाएंगे, टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। ठीक है, अब ये सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए। ये सेम किस में होता है, ये सेम होता है मेटाफेज 2 में। अब मेटाफेज सॉरी अब एनाफेज 2 में। अब एनाफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि ये दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या, अरे मैंने सेल क्यों बना दिया यार, सॉरी बच्चा। ठीक है, अब क्या है कि ये पहले इकट्ठे थे दोनों। अब जब एनाफेज 1 आएगा तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, पर ये देखो इसके क्रोमाटिड्स आपस में अभी भी चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, डीअटैच नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पर जो से ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो जाती है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, मैंने दो बार क्यों बोल दिया, ये पागल हो गया मैं। ठीक है, और सेंट्रियोल जोन से है वो स्पिंडल फाइबर बनाना बंद कर देते हैं। ठीक है जी, यही सेम किस में चलता है, टीलोफेज 1 में एंड टीलोफेज 2 में। डन है, बस डिफरेंस क्या आएगा मियोसिस 1 मियोसिस 2 में, इसके दोनों के बीच में जब हमारे पास मियोसिस 1 का टीलोफेज 1 खत्म होगा, इसके बाद क्या डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस नहीं होती, उससे पहले हमारे पास क्या होता है, उससे पहले होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होती है, मियोसिस 2। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात, डन है। आई होप कि आपको यहाँ से सारी, अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट था तो इस डिफरेंस के साथ वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ एंड मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है जी, तो चलो अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्या कि मियोसिस क्यों चाहिए, नेचर ने मियोसिस बनाई ही क्यों, माइटोसिस से काम नहीं चल रहा था क्या, जो नेचर ने मियोसिस बना दी, एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या कि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में होती है इक्वेशनल डिवीजन, है ना। अब जब क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स कि जौन सा डॉटर सेल बने वो सेम बनेंगे एज अ पेरेंट सेल। मतलब कि इसमें जौन सी न्यू जनरेशन बनी, जौन सी न्यू जनरेशन बनी, इट इज सेम एज पेरेंट जनरेशन, इट इज सेम एज पेरेंट जनरेशन। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया बिकॉज क्रोमोसोमल नंबर जो था पहले वही बाद में है एंड इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, पर नेचर ने क्या देखा, नेचर ने देखा कि यार धरती पे क्या, वर्ल्ड में क्या है कि कहीं भी कोई भी चीज़ सेम नहीं है इन्वायरमेंट को लेके के हिसाब से, जो सी स्पीसीज है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, नेचर ने इंट्रोड्यूस किया मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हमारे पास होती है जेनेटिक वेरिएशंस। क्या, जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या कि जौन सी हमारे पास डॉटर स्पीसीज मतलब कि न्यू जनरेशन आएगी वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दी पेरेंट वन। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेशन में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो दे कैंट हैबिटेट। ठीक है, वो जी ही नहीं पाएंगे, दे कैंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या मियोसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, अब मियोसिस से क्या हुआ, मियोसिस से जेनेटिक वेरिएशन आई। जेनेटिक वेरिएशन आने से क्या हुआ कि जो से लाइफ के लिए मतलब कि लाइफ को जीने के लिए जो चेंजेस चाहिए थे
वो सारी चीज़ें पूरी कर दी किसने? वेरिएशंस ने। इसीलिए मियोसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, एज ए डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? वी नीड मियोसिस फॉर वेरिएशन। किसके लिए चाहिए? वेरिएशंस के लिए। बिकॉज इन माइटोसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइटोसिस में जो सी वेरिएशन है वो होती ही नहीं, या तो फिर बहुत रेयरली होती है, मतलब कि 100 में से 1% चांस है, वेरी रेयरली और वेरी स्लो। सो मियोसिस इज इवॉल्व्ड फ्रॉम माइटोसिस। ठीक है जी। ओके। एंड दूसरी चीज़ क्या कि अब माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होती है ना। तो अगर आपके पास डिप्लॉयड है तो डैट मीन्स कि आपके पास डिप्लॉयड फेस ही चलता रहेगा, हैप्लॉयड फेस आपके पास कभी आएगा नहीं। एंड अगर आपके पास हैप्लॉयड फेस नहीं आएगा, डैट मीन्स कि आप फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। बिकॉज फर्टिलाइजेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? हैप्लॉयड फेस को डिप्लॉयड फेस में चेंज करना, ताकि आपके पास रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो मियोसिस ये इंश्योर करती है कि जौन सा हैप्लॉयड फेस है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, वो डिप्लॉयड फेस में जा सके बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। अब अगर मियोसिस नहीं होगी तो आपका जौन सा डिप्लॉयड फेस है वो कभी हैप्लॉयड फेस में जा ही नहीं पाएगा। अगर वो कभी हैप्लॉयड फेस में जा ही नहीं पाया तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी मेरे भाई? समझ रहे हो बातों को? सो हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जौन सी मियोसिस है वो, अरे क्या हो जा रहा है इसको? मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेस in the life cycle of sexually reproducing organisms। ठीक है जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आप मत लिखाना ऐसे एग्जाम में, कहीं देखा लेने के देनी पड़ गई आपको। ठीक है। वेयर एज फर्टिलाइजेशन, और जो सी फर्टिलाइजेशन है वो क्या करती है? इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेस। वो क्या रिस्टोर करती है? डिप्लॉयड फेस को। ठीक है जी, डन है इतनी बात? तो समझ गए कि मियोसिस क्यों ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ जाने से पहले थोड़ा प्यार दिखाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, या आपको कहाँ लगता है कि मैंने आपको कहाँ गलती करी है पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बोलता हूँ, नहीं। मेरा मोटिव है आपको पढ़ाने का, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, एंड वही मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ शो मी योर लव एंड मुझे बताना। ठीक है, मुझे फीडबैक जरूर देना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। ठीक है जी। अब आपको मैं मिलूंगा जल्दी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ओके बाय। मिलते हैं आपको जल्दी। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।